Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful सा platform biology with जशन पूछा. Yes, तो आज है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3. लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है. क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं स्पर्म गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज से लेक्चर से. लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस. किसकी बात करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस की. ठीक है, अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, जैसे कि जब हमने फर्स्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखा था, जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखा था टेस्टिस का, उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे 250 to 300. उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं. तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लोकेशन क्या है उसकी? लोकेशन है उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है. और ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कभी होता है? प्यूबर्टी पे. कभी स्टार्ट होता है ये? प्यूबर्टी पे. क्या होएगा इसमें? स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, लेकिन एक ओवरव्यू देख ले. तो एक होएगा स्पर्मेटोगोनिया, जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होगी? 2n. इसमें से मेरे को क्या बनाना है? स्पर्म बनाना है, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? n. ठीक है, और ये 2n से n कैसे आएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. अब पूरा ये समझाता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है. ठीक है, तो बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की. सबसे पहले एक सेल आता है जिसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया. क्या नाम है उसका? स्पर्मेटोगोनिया. प्लॉइडी लेवल कितनी है? 2n. स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले एक सिंगल सेल आता है स्पर्मेटोगोनिया, उसकी प्लॉइडी लेवल कितनी है? 2n है. वो क्या करेगा? मियोसिस कर लेगा? नहीं, पहले क्या होएगी? माइटोसिस होएगी. पहले क्या होगी? स्पर्मेटोगोनिया की माइटोसिस होगी. क्या होगी? माइटोसिस होगी. फिर क्या बनेगा उसमें से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा. क्या बनेगा उसमें से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी लेवल कितनी होती है? 2n ही होती है. क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस किया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, तो प्लॉइडी लेवल में कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि माइटोसिस किया है ना. तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी कितना होएगा? 2n ही होगा. ठीक है, याद रखना ये बात. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है. फिर क्या करते हैं? फर्स्ट मियोसिस. क्या करेंगे? मियोसिस 1. क्या करेंगे? मियोसिस 1. क्या करेंगे? मियोसिस 1. फिर क्या बनेगा यहाँ पे मेरा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होगी? n. जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होगी? n होगी. जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होगी? n. मियोसिस 1 किया, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? n होगी. फिर क्या होएगा? मियोसिस 2. फिर क्या होएगा? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्या करेंगे? मियोसिस 2 करेंगे. क्या करेंगे? मियोसिस 2. और क्या हो जाएगा फिर? देखो एक सेकेंड ना. ये क्या कर देगा? ये डिवाइड कर देगा इंटू 2, ये भी डिवाइड कर देगा इंटू 2. ऐसा बन जाएगा, है ना? ऐसा बन जाएगा, ऐसा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्माटाइड. क्या बोलेंगे उसको? स्पर्माटाइड. ये देखो, उसमें से 2 डिवाइड हुआ ऐसे, इसमें से 2 डिवाइड हुआ ऐसे, स्पर्माटाइड बन गया. फिर क्या स्पर्म हमारे ऐसे होते हैं क्या? स्पर्म हमारे ऐसे होते हैं? नहीं, स्पर्म ऐसे होते हैं. फिर इसमें से क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? n होगी, 23n.
फिर ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, लास्ट वाला स्टेप, स्पर्मेटाइट से स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, दिस ये जो लास्ट वाला स्टेप है, स्पर्मेटाइट से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, इस स्टेप को क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजोआ से लेके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के प्रोसेस को बोलते हैं। देखो, स्पर्मेटोजोआ से लेके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटासाइटोजेनेसिस बोला जाता है इस प्रोसेस को, और लास्ट वाले प्रोसेस को, इन दोनों के बीच के प्रोसेस को बोला जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। तो ये पूरा क्या था? हमारा प्रोसेस था। फिर क्या होता है? फिर देखो, ये जो अभी स्पर्म है, ये जो मेरे स्पर्म बन गए, क्या ये अब रेडी है स्पर्म? हाँ, नहीं, ये स्पर्म अभी रेडी नहीं है। ये स्पर्म अभी सर्टोली सेल के अंदर क्या करेगा? एम्बेडेड होगा, और सर्टोली सेल क्या करेगा? इसको न्यूट्रिशन देगा। ये टॉपिक हमने कहाँ सीखा था? फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। उसके अंदर सीखा था कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर स्पर्म सर्टोली सेल के अंदर जाके एम्बेडेड हो जाता है। सर्टोली सेल का क्या काम होता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, और फिर स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, फिर वहाँ से बाहर निकलता है ना। ये हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोले तो द प्रोसेस by which sperm head leaves सर्टोली। एक सेकेंड, सर्टोली, यस। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन। क्या बोला जाएगा उस प्रोसेस को? स्पर्मिएशन। क्या बोला जाएगा उस प्रोसेस को? स्पर्मिएशन। द प्रोसेस बाय विच स्पर्म का हेड लीव्स द सर्टोली, मतलब सर्टोली सेल ने उसको न्यूट्रिशन दे दिया, फिर वो क्या करेगा? वहाँ से बाहर निकलेगा। उस बाहर निकलने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। याद रखना है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? ठीक है। एंड हाउ मैनी, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाउ मैनी meiotic division to form 100 sperm। तो देखो, इधर वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं? तो बोलेंगे भाई 4 बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं? तो बोलेंगे भाई 2 बनते हैं। ठीक है। हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म 100 स्पर्म? 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे? तो एक माइटोटिक डिवीजन होता है, एक मियोटिक डिवीजन होता है, तो 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है। तो 100 स्पर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 माइटोटिक डिविजन्स करनी पड़ेगी टू फॉर्म द 100 स्पर्म। कितनी करनी पड़ेगी? 25 माइटोटिक डिविजन्स करनी पड़ेगी टू फॉर्म द 100 स्पर्म, है ना।
यार, हाँ। फिर ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर उसमें उसमें तीन होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है हेड रीजन, फिर आता है नेक, फिर आता है टेल। क्या क्या आता है? हेड, नेक, टेल। हेड, नेक, टेल। हाँ सॉरी, हेड, ये हो गया नेक, ये मिडिल पीस एंड देन टेल। हाँ याद रखना, थोड़ा मिस्टेक है इस डायग्राम में। हेड, फिर बीच में जो ये है ना, ये एक सेकेंड एक सेकेंड, ये बोलते हैं नेक रीजन, नेक, फिर मिडिल पीस एंड देन टेल। अब जो इसका हेड है, हेड के पास क्या प्रेजेंट है? एक्रोजोम। क्या प्रेजेंट है? एक्रोजोम। ये एक्रोजोम क्या है? मॉडिफाइड गोल्जी है। इसके पास क्या होता है? एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? स्पर्म लाइसिस। कौन से? स्पर्म लाइसिस। मतलब अब ये चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको बताऊंगा ही कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। अब के लिए सिर्फ याद रखो, ये एक्रोजोम, इसके पास क्या होता है? एंजाइम होते हैं। कौन से? स्पर्म लाइसिस। इसके नेक रीजन में देखोगे ना, नेक, हाँ एक सेकेंड, हेड में और क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मटेरियल। क्या प्रेजेंट है? और ये जो है ना, ये वाइट वाइट सा, इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है हेड में। फिर नेक रीजन में दो सेंट्रियोल होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो क्या करता है? क्लीवेज में काम करता है। किस में काम करता है? क्लीवेज में, डिवीजन में काम करता है। और जो डिस्टल वाला सेंट्रियोल है वो क्या करता है? टेल बनाता है। क्या बनाता है वो? टेल बनाता है। क्या बनाता है वो? टेल बनाता है। और जो मिडिल पीस है उसके पास क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब स्पर्म ट्रेवल करता है ना, मूवमेंट करता है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। तो मिडिल पीस में स्पाइरली क्या अरेंज है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है किसका? स्पर्म का। किसका? स्पर्म का। फिर बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका कंट्रोल? हार्मोनल कंट्रोल का। तो सबसे पहले क्या आता है? हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस पे एक्ट करता है? जीएनआरएच। फिर जीएनआरएच किस पे करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एक है एफएसएच और एक है एलएच। एफएसएच इज ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच इज अ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या है? ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए। एफएसएच इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। जो एफएसएच है वो किस पे एक्ट करता है? सर्टोली पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? सर्टोली पे। अब ये जो सर्टोली है वो क्या करेगा? इनहिबिन का भी काम करेगा। इनहिबिन का मतलब वो नेगेटिव फीडबैक पहुंचाएगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको नेगेटिव फीडबैक पहुंचाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, ये दोनों काम भी करता है कौन? सर्टोली। कौन? सर्टोली। और जो एलएच है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, वो किस पे एक्ट करेगा? लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा? लीडिंग सेल, या फिर उसका दूसरा नाम होता है क्या? इंटरस्टिशियल सेल। ये क्या रिलीज करता है? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, लेकिन ये नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को भी देता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को नेगेटिव फीडबैक देता है। तो क्या बोलेंगे? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। सर्टोली सेल इनहिबिट करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है सिर्फ किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है वो दोनों को देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में भी आ चुका है। ये दे देते हैं ये डायग्राम कुछ जगह खाली छोड़ के, फिर वो आपको फिल करनी रहती है। तो ये PYQ है, ठीक है ना, याद रखना इसको। फिर बात करते हैं अभी oogenesis की, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis। लेकिन oogenesis स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फॉलिक्यूलोजेनेसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलिक्यूलोजेनेसिस, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप के फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल। अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करूँ, तो ये है प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte, है ना। प्राइमरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। और उसके बाजू में ये क्या है? गर्नुलोसा सेल की लेयर है। किसकी लेयर है? गर्नुलोसा सेल की लेयर है। फिर अगर मैं सेकेंडरी फॉलिकल में देखूँ तो उधर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है ना। और इधर भी
ग्रैन्युलोसा सेल प्रेजेंट है, लेकिन इधर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका सेल्स। कौन से सेल्स, थीका सेल्स की लेयर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा। oocyte दोनों में सेम है, प्राइमरी फॉलिकल हो या फिर सेकेंडरी फॉलिकल हो, दोनों में प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन लेयर में फर्क है। उधर से ग्रैन्युलोसा सेल थे प्राइमरी फॉलिकल में, लेकिन अगर सेकेंडरी फॉलिकल में देखेगा तो उधर थीका सेल्स की भी एक एक्स्ट्रा लेयर है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं टर्शरी फॉलिकल की, तो टर्शरी फॉलिकल में एक कैविटी प्रेजेंट है, जिस कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम। क्या नाम है उसका, एंट्रम। और कौन सा फॉलिकल प्रेजेंट है, सेकेंडरी फॉलिकल प्रेजेंट है। कौन सा फॉलिकल प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी फॉलिकल प्रेजेंट है। एक कैविटी है एंट्रम, हैज फिल्ड विथ लिक्विड फॉलिकल। और इसके पास क्या है, जो थीका लेयर है, जो थीका है उसको उसने दो में डिवाइड कर दिया है खुद को। एक अंदर वाली को बोलेंगे थीका इंटरना और आउटर वाली को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। तो ये है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी oocyte है और ग्रैन्युलोसा सेल है। सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है, ग्रैन्युलोसा सेल है, लेकिन इधर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है थीका सेल्स की। फिर टर्शरी फॉलिकल की बात करें तो इधर एक कैविटी प्रेजेंट है, एंट्रम। क्या प्रेजेंट है, कैविटी एंट्रम। इधर सेकेंडरी oocyte है और जो थीका लेयर है इधर दो में डिवाइड हो गई है, अंदर वाली थीका इंटरना और आउटर वाली थीका एक्सटर्ना। तो ये तीन फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। फिर बात करते हैं oogenesis के प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं फिर, oogenesis की प्रोसेस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे फिर, oogenesis के प्रोसेस की। हाँ, तो oogenesis के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, इधर oogonia क्या प्रेजेंट है, oogonia 2n कितना है 46। फिर क्या करेगा ये, माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा, प्राइमरी oocyte बना देगा 2n। फिर प्राइमरी oocyte क्या करेगा, प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा। लेकिन मियोसिस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाएगा। किस में अरेस्ट हो जाएगा, प्रोफेस 1 में। प्रोफेस 1 के अंदर कौन सी स्टेज में अरेस्ट होएगा, तो क्या बोलेंगे, डिप्लोटिन। कौन से स्टेज में होएगा अरेस्ट, डिप्लोटिन। ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये बिफोर बर्थ है, मतलब ये बर्थ से पहले हो रहा है, बर्थ से पहले हो रहा है। फिर क्या आएगा, चाइल्डहुड स्टेज आएगी। चाइल्डहुड स्टेज में कुछ नहीं होता है, प्राइमरी oocyte क्या रहता है, अरेस्ट ही रहता है प्रोफेस 1 में। फिर जब प्यूबर्टी आएगी, तब तेरा मियोसिस 1 खत्म होगा और एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक प्राइमरी और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, पोलर बॉडी बनेगी। फिर सेकेंडरी oocyte का क्या होगा, मियोसिस 2 होगा और वो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहेगा जब तक उसको स्पर्म नहीं आएगा। फिर जब स्पर्म आ जाएगा तो वो क्या बना देगा, ओवम बना देगा और सेकेंड पोलर बॉडी बना देगा। और ये जो पोलर बॉडीज है, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आगे डिवाइड नहीं करते, ये डीजनरेट हो जाते हैं। मेरे को पता है नहीं समझ में आ रहेगा, इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। तो एक सबसे पहले एक सेल है oogonia, जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी है, 2n है और उसका नंबर कितना है 46। फिर वो क्या करेगा, oogonia से प्राइमरी oocyte बनाएगा। oogonia से क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte। इसको लिख लेना प्लीज नोट्स में, ठीक है। प्राइमरी oocyte बना देगा। फिर प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 1। oogonia ने तो माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बना, लेकिन प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा। क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा। लेकिन उसका जो मियोसिस 1 है वो क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, रुक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। किसके अंदर, प्रोफेस 1 के अंदर। किसके अंदर, प्रोफेस 1 के अंदर। प्रोफेस 1 में किसके अंदर, तो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। प्रोफेस 1 में किसके अंदर, तो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। फिर जब प्यूबर्टी आएगी, मियोसिस 1 आगे कंटिन्यू होगा और क्या बना देगा, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाएगी, डीजनरेट। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो गई, डीजनरेट। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा और सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा। लेकिन मियोसिस 2 भी तब भी कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 भी क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। किस में अरेस्ट होएगा, ये वाला किस में अरेस्ट होएगा, तो मेटाफेज 2 में अरेस्ट होएगा। किस में अरेस्ट होएगा, मेटाफेज 2 में अरेस्ट होएगा।
कब तक अरेस्ट होएगा? जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा। जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा वो क्या रहेगा? मेटाफेज 2 में अरेस्ट रहेगा। फिर जैसे ही स्पर्म आ गया फिर आगे डिवीजन होगी और क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। ओवम बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, और ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। अगर मैं तुमको नंबर ऑफ फॉलिकल बताऊं, है ना, नंबर ऑफ फॉलिकल्स की अगर बात करें तो बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ नहीं हुआ, बर्थ से पहले कितने होते हैं? 6 लाख। फिर बर्थ हो गया तो कितने हो गए? 1.5 लाख। लेकिन प्यूबर्टी में आते आते क्या हो जाएंगे? सिर्फ 60 to 80,000। बर्थ से पहले 6 लाख, बर्थ के बाद 1.5 लाख, 1.5 लैक्स। फिर प्यूबर्टी में आते आते कितने हो जाएंगे? 60 to 80,000 ओनली। तो ये था अपना oogenesis। एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंटिन्यू चलता रहता है, किसमें कुछ अरेस्ट नहीं होता, रुकता नहीं। लेकिन oogenesis क्या था? डिसकंटिन्यूस था, बीच बीच में रुकता है। एक बार प्रोफेज 1 में रुकता है, एक बार मेटाफेज 2 में रुकता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो स्मॉल साइज ऑफ ऑल डॉटर सेल्स, लेकिन डिसिमिलर साइज ऑफ डॉटर सेल्स। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्मॉल साइज रहता है सब डॉटर सेल्स का, लेकिन जो oogenesis है उसमें क्या रहता है? डिसिमिलर साइज रहता है किसका? डॉटर सेल का। ठीक है, तो आज का टॉपिक कम था, एक ही टॉपिक था, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस का जो टॉपिक है, मैं सोचा साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल कराने का, बट मैंने सोचा फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये पहली बार में बच्चे को नहीं समझ में आता। मतलब अभी तुम लेक्चर देख लोगे, मेरे को 80-90% ही समझ में आएगा। जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, ये सब मत लिख के नहीं करोगे, एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर लोगे, क्वेश्चंस नहीं लगा लोगे, तब तक ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मैंने सोचा भगाने से अच्छा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कल के लेक्चर में कर लेंगे। फिर थोड़ा कल की मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन उसके बाद का जो चैप्टर है फिर वो इजी हो जाता है। लेकिन ये गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों चीज़ें बच्चे को बहुत परेशान करती है। इसके लिए मैंने सिर्फ आज के इसमें यही रखा है, गैमेटोजेनेसिस ही रखा है। एक बार फिर से तुम ये देखो, मेरे नोट्स रिवाइज करो। नोट्स चाहिए तो ज्वाइन करो व्हाट्सएप चैनल जशन पहुंचा बायोलॉजी, या फिर मेरे साथ साथ लेक्चर को पॉज करके या लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाते चलो। और प्लीज़ 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 एनसीईआरटी रीड करना, उसके बिना ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, वो भी देख लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल टू अटेंड माई लेक्चर एंड शेयर दिस लेक्चर एज यू कैन। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।